चेंजेस देख रहे थे वो था लेट और कॉन्स्ट का। हमने वैर बोला, पहले वैर था, वैर क्या करता था, वेरिएबल डिक्लेयर करता था, बट लेट और कॉन्स्ट कैसे डिफरेंट है। तो लेट कीवर्ड क्या करता है, ये भी ये भी डिफाइन यूज किया जाता है वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, और कॉन्स्ट भी यूज किया जाता है वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। हम बोल रहे हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे पहले क्या था, वैर था, VAR, वैर एक्स। एक मान लो ये, सॉरी यहाँ कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा, वैर एक्स। एक था लेट एक्स जो नया आया, लेट एक्स भी हो गया, और तीसरा हुआ कॉन्स्ट एक्स। तो इन तीनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैर एक्स, लेट एक्स, कॉन्स्ट एक्स, तीनों तरीके से हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। बट तीनों में डिफरेंस क्या है, ये हमारा जो वैर एक्स है, ये हमारा इनिशियल था, ये कह सकते हो कन्वेंशनल वे है, कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल वे है वेरिएबल को डिफाइन करने का, ट्रेडिशनल वे। चूंकि ये स्टार्टिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट से है, तो इसको हम ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल वे कहते हैं, या इसको हम एक, जो भी है छोड़ो छोड़ो इतना नहीं है। दूसरा क्या है, लेट एक्स है, लेट एक्स आया, इसके थ्रू हम जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो उसकी वैल्यू क्या होती है, वो ब्लॉक स्कोप रहता है उसका। अब ब्लॉक स्कोप तुम क्या हुआ, होता क्या था पहले, वैर एक्स के थ्रू जो हम वेरिएबल डिफाइन करते थे, वो क्या होता था, पूरे 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 प्रोग्राम में यूज उसकी वैलिडिटी रह जाती थी हमारी। इस वेरिएबल इसके जो इसके थ्रू जो वेरिएबल डिफाइन होता था वो पूरे प्रोग्राम में वैलिड हो जाता था। तो इसके कारण क्या होता था, मेरा प्रोग्राम थोड़ा सा सिक्योरिटी में लैग कर जाता था, उसकी सिक्योरिटी फीचर थोड़ी लैग करती थी। तो इस कारण होता क्या था, बहुत सारी इशूज आ रही थी, बहुत सारी इशूज आ रही थी, तो इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया लेट एक्स करके। अब लेट एक्स के थ्रू अगर तुम कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, तो जो हम सी में पढ़े थे, सी में हमारा क्या आता था, जो हम नॉर्मली इंट एक्स और इंट एक्स, फ्लोट एक्स यूज करते थे, अगर हमने मेन के अंदर में इंट एक्स को यूज किया, तो उसका एग्जिस्टेंस सिर्फ मेन के अंदर रहता था। मेन के हम बाहर जैसे आए तो वो वहां पे खत्म हो जाता। या अगर हम किसी कोई फंक्शंस लेते थे, और अगर किसी फंक्शंस के ब्लॉक के अंदर में, कर्ली ब्रेसेस के अंदर में किसी वेरिएबल को यूज करते थे, तो जैसे ही उसका कर्ली ब्रेसेस फंक्शन का खत्म हो गया, वहां पे उस वेरिएबल का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता था। ऐसे ही यहाँ पे होता है कि अगर लेट एक्स को अगर हम यूज करेंगे, तो लेट एक्स का यूज करके हम जो वेरिएबल डिफाइन करेंगे, उसका जहां तक उसका कर्ली ब्रेसेज है, या जिस फंक्शन में हम यूज कर रहे हैं, उसी में उसका एग्जिस्टेंस है। जबकि वैर एक्स के थ्रू अगर हम यूज करते हैं, तो फंक्शन के बाहर भी उसका वैलिडिटी रहेगी। ये एक था। दूसरा था कॉन्स्ट एक्स। कॉन्स्ट एक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हम ऐसे यदि वेरिएबल्स में कॉन्स्ट एक्स का यूज करते हैं जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहने वाला। जैसे फॉर एग्जांपल, हमको यहाँ पे मान लो कोई एपीआई को कॉल करना है, हमको एक एपीआई है, मान लो यहाँ पे https करके एक एपीआई, https api.com करके एक, मान लो कोई कोई एक लिंक है, इस लिंक का हम एपीआई कॉल कर रहे हैं, यूआरएल है एक। तो ये तो हमेशा फिक्स रहने वाला है। मान लो हमने कॉन्स्ट यूआरएल मेंशन कर दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि हर हमेशा इसका वैल्यू चेंज करेगा। हमने जो यूआरएल एक बार मेंशन कर दिया, अब हमको कहीं इसको चेंज नहीं करना है। हमको अगर चेंज करना भी होगा तो हम फिर यहीं पे आके चेंज करेंगे। तो ऐसा कोई केस जहां पे हमको ऐसा कुछ वेरिएबल, ऐसे कुछ वैल्यू को डिफाइन करनी है जिसका हमको पूरे प्रोग्राम में कहीं चेंज नहीं करना है, या पूरे अपने कोड में कहीं चेंजेस नहीं करना है। एक बार हमने जहां उसको डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद हमको उसको चेंज नहीं करना, वहां पे हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट का यूज करते हैं। तो कॉन्स्ट के थ्रू जो वेरिएबल डिफाइन होती है, उसका क्या होता है, उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है। अगला हमारा आता है एडो फंक्शन। ये एडो फंक्शन क्या है, तो ये कुछ नहीं है, हम जो फंक्शंस लिखते हैं उसको लिखने का एक नया तरीका है। ये हम एडो फंक्शंस क्या है, हम जो फंक्शंस लिखते हैं, जैसे नॉर्मली हम अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें, तो जावास्क्रिप्ट में नॉर्मली हम फंक्शंस कैसे लिखते थे, तो हम जो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में फंक्शन ऐसे लिखते हैं, फंक्शन
कीवर्ड, एक फंक्शन कीवर्ड है हमारा, तो हम वो पहले लिखे, फिर फंक्शन का मान लो नेम है हमारा, नेम करके एक फंक्शन है, ऐसा कुछ है, और ये हम इसका फंक्शंस को ऐसे किए, ये एक हमारा हो गया फंक्शन। अब इसके अंदर मान लो पैरामीटर है तो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं। अब यहाँ तो हमको डिक्लेयर करना नहीं, ए कॉमा बी मान लो ऐसे पास कर दी, तो ये एक तरीका है। बट इसमें क्या होता था, हमको नाम बताने, फंक्शन का नाम बताने की जरूरत है, ये सब करने की जरूरत है। लेकिन हम इसको और कंसाइज तरीके में कैसे लिख सकते हैं, कुछ ऐसे करके, लेट एक्स इक्वल टू, सिर्फ फंक्शन का कोई नाम नहीं देना है, उसका ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस खोल, एक्स इक्वल टू ये ऐसा और कर्ली ब्रेसेस। यहां तुम देख रहे हो फंक्शंस का तुमको नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ी, या अगर मान लो यहाँ पे हमको वेरिएबल को पास करना ए कॉमा बी, लेट एक्स इक्वल टू ए कॉमा बी। अब यहाँ पे मान लो हम इसके अंदर फंक्शन के अंदर कुछ भी किए, जैसे अगर हमको जावास्क्रिप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमको किसी भी मैसेज को प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमारे पास console.log था। अब यहाँ पे मान लो हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, या जोड़ रहे हैं दो नंबर को, ए और बी के वैल्यू को, तो ये इस टाइप से है। जबकि अगर यही काम हम यहाँ करते तो हम लिखते फंक्शन नेम इक्वल टू ये, फिर इसके बाद ये। अब ये आया, इसका यूज क्या है, इसका यूज हम आगे देखेंगे, इसका यूज क्या। तो इसने क्या किया, एरो फंक्शन ने हमारे फंक्शन के लिखने के तरीके को और ज्यादा कंसाइज कर दिया। इसने ये बोला कि अब आपको फंक्शंस का नाम बताने की जरूरत नहीं है, अब सीधा ऐसे लिखो। तो ये है एरो फंक्शन जो ECMAScript 6 के अंदर आया। उसके बाद तीसरा क्या था तुम्हारा, तीसरा था मल्टी लाइन स्ट्रिंग। कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग नॉर्मली क्या था, जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते थे, ऐसा कुछ था कि मान लो हम ऐसे लिखे, ये था स्ट्रिंग लिखने का, डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। तो इन दोनों से क्या होता था, हम वन लाइन का स्ट्रिंग तो लिख पाए, मान लो हमको ऐसा कुछ है, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं ऐसा स्ट्रिंग लिखना जो एक से ज्यादा लाइन में है, ऐसा कुछ, तो ये काम हम नहीं कर पाते, ये काम हम इनिशियली नहीं कर पा रहे थे। यहाँ 3 लाइन है तो ये, लेकिन ये ऐसा हम नहीं लिख पा रहे थे इनिशियली जावास्क्रिप्ट में। तो इसलिए जो ECMAScript 6 था, ES6, उसने क्या किया, एक नया कंसेप्ट लाया कि आप जावास्क्रिप्ट में कैसे किसी मल्टी लाइन के स्ट्रिंग को लिख सकते हो। तो वो कैसे लाया इसने, देखो क्या इसने लाया, उसको लिखने के लिए इसने बोला आप क्या करो, ऐसे लिखो। कैसे, यही है, मान लो ये ऐसा है, ऊपर में तिरछा सा डैश है, ये कहाँ मिलेगा तुमको, लैपटॉप पे तुम अपना सबसे टॉप पे चले जाना, और सबसे टॉप पे जो ESC बटन है, ESC बटन के नीचे में तुमको देखना, ESC बटन के नीचे में 1 2 3 4 ESC बटन और टैब बटन के बीच में एक है तुम्हारा, उस जिसका नीचे अगर करोगे तो ये आएगा, और अगर शिफ्ट दाब करके करते हो तो ऐसे टिल्ट ऑपरेटर आएगा। तो ये एक है, ये बैक स्पेस है, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, ये बैक अथी का है तुमको। तो ये एक आया कंसेप्ट मल्टी लाइन को लिखने का, मल्टी लाइन स्ट्रिंग को लिखने का। अब आप ऐसे करके क्या कर सकते हो, मल्टी लाइन स्ट्रिंग को लिख सकते हो। तो ये था ES6 का तीसरा फीचर, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते थे, किसी जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी मल्टी लाइन के स्ट्रिंग को लिख सकते थे। चौथा क्या था हमारा, डिफॉल्ट पैरामीटर। कि नॉर्मली क्या होता था, जैसे हम अभी तक जो पढ़े हैं, हम जो अभी तक पढ़े हैं, तो हमारा क्या है कि हम फंक्शन लेते हैं, मान लो फंक्शन लिए ऐसे, या चलो अब हम एडो फंक्शन पढ़ चुके हैं, तो एडो फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, तो हमको पता है कि कॉन्स्ट, मान लो हमारा एक कथी फन करके फंक्शन है, फन इजकल टू एडो फंक्शन, और मान लो इसके अंदर हम पैरामीटर पास कर रहे हैं ए कॉमा बी, और ऐसा कुछ है।
तो अभी तक हमने सी पढ़ा या कभी भी कहीं भी पढ़ा है तो हम यही देखें कि हम फंक्शंस के अंदर पैरामीटर को सिर्फ पास कर सकते हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं दे सकते हैं। बट डिफॉल्ट पैरामीटर के कंसेप्ट से क्या हुआ, डिफॉल्ट पैरामीटर का जो कंसेप्ट आया था, जो डिफॉल्ट पैरामीटर का कंसेप्ट आया था, इसने क्या किया हमारा, यहां पे बोला कि नहीं अब आप क्या कर सकते हो, किसी भी पैरामीटर को वैल्यू दे सकते हो b इक्वल टू 10। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पैरामीटर में एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। अब अगर हम यहाँ पे फंक्शन को जब कॉल करते हैं और कॉल करने के टाइम में अगर हम फंक्शन को मान लो नीचे कॉल किए, हमने फंक्शन को कॉल किया फन इसका मान लो फन करके, तो अगर फन को कॉल करते टाइम में हम कुछ नहीं भी पास करते हैं, हम यहाँ पे मान लो 10 सिर्फ 20 पास किए, तो हमको पास जनरली कितना करना चाहिए था, 2 पैरामीटर, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ए और बी है, तो हमको फंक्शन कॉल के समय में 2 पैरामीटर देना चाहिए था, 20 10 इस टाइप से। लेकिन अगर हम सिर्फ 20 एक ही पैरामीटर के साथ पास कर देते हैं तो भी ये एरर नहीं देगा, क्योंकि दूसरा पैरामीटर हमारे फंक्शन को मिल चुका है एज ए डिफॉल्ट पैरामीटर। तो ये 10 बी में क्या करेगा, 10 वैल्यू को दे देगा। और नहीं अगर हम यहाँ पे इसको पास कर देते हैं यहाँ पे 40, तो ये b इक्वल टू 10 वाला वैल्यू इनवैलिड हो जाएगा और अब b के अंदर मेरा 40 चला जाएगा। तो ये एक चौथा कंसेप्ट था डिफॉल्ट पैरामीटर का, जहां पे हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी पैरामीटर को, फंक्शन के अंदर किसी भी पैरामीटर को एक डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं। ये हमारा चौथा था। यही देखो यहाँ पे डिफॉल्ट था कि इसने क्या किया, ये देख पा रहे हो कि इसने एक एरिया नाम का एलईडी कैलकुलेट इक्वल टू फंक्शन, हाइट को भी दे दिया 100, विथ को भी 50 है, कुछ लॉजिक है। और यहां से इसने कोई फंक्शन को कॉल किया लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं दिया। तो ये चीज था तुम्हारा। पांचवा टेम्पलेट लिटरल्स था। टेम्पलेट लिटरल्स क्या है कि जैसे आप मान लो कुछ अति को वैल्यू दे रहे हैं, हम चाह रहे हैं हम ऐसा कुछ लिखते थे, सी या C++ था, तो अगर मान लो हमको प्रिंट करना रहता था वहां कुछ ऐसा कि सम इज और इसके बाद ऐसा कुछ आउटपुट करना रहता था, सम इज 50। तो हम कैसे लिखते थे, सम इज 50 को हम कैसे लिखते थे कि ऐसा कुछ लिखते थे, printf sum is equal to sum is colon %d और ऐसा कुछ लिखते थे, मान लो सम, ऐसा ही नहीं लिखते थे क्या। जब हम वैसे ही जब हम यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करते हैं ना, डॉलर हमको ऐड करना पड़ता है, तो ये क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है हमारा इतना, क्योंकि इतना सेक्शन वेरिएबल्स को डिफाइन करता है। डॉलर बेसिकली अगर पूछोगे सर, तो डॉलर्स हमारे अति को बताता है कि यहां से क्या हो रहा है, आपका वो पार्ट स्टार्ट हो रहा है जो वेरिएबल है, क्योंकि इतना पार्ट तो हमारा फिक्स है और हमने सबको एक ही स्ट्रिंग में लिख दिया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पहले कुछ पार्ट स्ट्रिंग के अंदर है, कुछ स्ट्रिंग के बाहर है, यहाँ सारा कुछ एक ही स्ट्रिंग में है, देख रहे हो, स्टार्ट हुआ और एंड हुआ उसी के अंदर है। तो कैसे पता चलेगा हमारे प्रोग्राम को कि कौन सा पार्ट फिक्स है और कौन सा पार्ट वेरिएबल है, तो वो डॉलर्स को बता रहा है, डॉलर और ये कर्ली ब्रेसेस का। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमको कोई जरूरत नहीं है ऐसे, विदाउट टेम्पलेट स्ट्रिंग भी क्या होता था, पहले ऐसे लिखना पड़ता था हमको, console.log। अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात तो सम इज और ऐसे करके फिर एक प्लस आता था, यहाँ प्लस थी एक ऑपरेटर था दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, और प्लस के बाद भी हमको क्या करना पड़ता था, अगर हमारा सम तुम्हारा अगर इंटीजर है
तो हमको इसको पहले एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता था। तो उसके लिए हमको फिर करना पड़ता था पार्स इंट करके या ऐसे करके उसको, क्योंकि हमको प्लस ऑपरेटर क्या होता है ये पाइथन में भी है। प्लस ऑपरेटर एक होता है तुम्हारा एडिशन ऑपरेटर जिसको कहो, कि दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए होता है। तो हमको वहां पे क्या करना, अगर हमको एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का भी वेरिएबल प्रिंट करना है ना, तो उसको हमको पहले कन्वर्ट करना पड़ता था स्ट्रिंग में। तो ये प्रॉब्लम था, फिर उसको जा करके तब हम सम लिखते थे ऐसे करके। तो ये हमारे प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम है कि अगर हमको इंटीजर को भी करना है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है साथी में, पार्स इंट करके करना पड़ता था। तो ये एक अति था, उसको टाइप कास्टिंग जिसको कहो, ऐसे करके टाइप कास्ट करना पड़ता स्ट्रिंग करके सामने थी, तब जाकर के ये होता था। तो इस चीज को दूर करने के लिए क्या हुआ, हमारा ऐसा आया। अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं कंसोल डॉट लॉग डॉलर सम, और डॉलर सम करके ये हो गया। तो ये है तुम्हारा टेम्पलेट लिटरल, ठीक है। हेलो, यहां तक देखो, ये चीज तुम्हारा सारा इस स्लाइड में है। हमने जो आज डिस्कस किया, लेट कॉन्स्ट का है यहाँ पे, लेट एंड कॉन्स्ट, लेट एंड कॉन्स्ट हो गया। पहला हमने यहाँ डिस्कस किया लेट एंड कॉन्स्ट का। दूसरा था यहाँ हमारा एरो फंक्शन था, एरो फंक्शन। तो ये सारी चीज थी। तीसरा हमने डिस्कस किया था मल्टी लाइन स्ट्रिंग का, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, कि कैसे हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। चौथा हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर आ गया, और पांचवा हमारा आ गया टेम्पलेट लिटरल। तो ये 5 हमारा फीचर्स था जो हमने आज के क्लास में कवर अप किया। मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगा, मैं अभी बिट्टू को दे दूंगा, बिट्टू ग्रुप में शेयर आउट कर देगा। और रही बात, तुम लोग अपना वही चीज है कि